कि हम चार धातु हैं जिंक, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, Zn, Fe, Cu और Al, इनके इन विलयनों पर, इन्हीं के विलयनों के साथ इनकी अभिक्रिया देखेंगे और उसके आधार पर इनको अभिक्रिया के घटते क्रम में लगाएंगे। सॉल्यूशन चुनेंगे जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास जो रिएजेंट है चार, ये आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, इन चारों के हमने सॉल्यूशन बनाए हैं। ये एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये मैंने टैग लगाया है इसमें। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें भी टैग लगाया हुआ है। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है। FeSO4 का सॉल्यूशन हल्के हरे रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पीकॉक ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट पानी जैसा है क्योंकि वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, और एल्युमिनियम सल्फेट में भी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि वो भी डिसॉल्व हो जाता है। ये हमने चारों मेटल के सॉल्यूशन लिए और यही चार मेटल हमने यहाँ पर लिए, एल्युमिनियम मेटल, कॉपर मेटल, जिंक मेटल और आयरन मेटल। ये चारों मेटल लेकर अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ये हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में। और इसमें हमने जिंक मेटल ही डाला। देखिए हम देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं होगा, जैसे हमने डाला ये वैसे ही है। इसको हमने ये साइड रख दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी हमने जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया और इस पर हमने एल्युमिनियम मेटल डाला। अभी तक हमको कुछ नजर नहीं आया, इसको भी हमने साइड में रख दिया। तीसरे में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल डाला। इसमें भी हमको कुछ रिएक्शन नहीं दिख रही है, हमने इसको भी साइड कर दिया। और चौथे में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन मेटल डाला। हमें अभी तक कुछ नहीं नजर आया। 2 मिनट रुकते हैं और फिर हम देखते हैं। ये हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला था, कोई रिएक्शन हमें नहीं दिख रही। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन मेटल डाला था, हमको कोई रिएक्शन नहीं दिख रही। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल डाला था, हमको कोई रिएक्शन नहीं दिख रही। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने एल्युमिनियम मेटल डाला है और हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ हो रहा है। व्हाइट कलर की एक पाउडरी सी लेयर हमको एल्युमिनियम मेटल पर दिख रही है। अगर हम इसको डायरेक्टली इसका डायग्राम देखें तो इसका मतलब जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, फिर Fe की जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, Cu की जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, Al की जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है। अब इससे हमको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में क्या इंफरेंस निकालते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। अब आप हमको ये देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम कहां पर है, ये, और जिंक कहां पर है, ये। जिंक के साथ कोई रिएक्शन नहीं क्योंकि दोनों सेम लेवल पर है। जिंक की Fe के साथ कोई रिएक्शन नहीं क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सॉल्यूशन में अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर जिंक की Cu के साथ जिंक का सॉल्यूशन
क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। जिंक की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन होगी क्योंकि एल्युमिनियम उससे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो ज्यादा सक्रिय मेटल है वो कम सक्रिय मेटल को सॉल्यूशन या विलयन में से प्रतिस्थापित करता है, विस्थापित करता है, अभिक्रिया करता है। लेकिन अगर रिएक्टिविटी सीरीज में वो मेटल नीचे आ रहा है जिसके साथ अभिक्रिया हो रही है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं क्योंकि वो इसी लेवल पर है, आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं क्योंकि वो नीचे है, कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं क्योंकि वो और भी नीचे है। हाँ, लेकिन एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया इसलिए होगी क्योंकि एल्युमिनियम जिंक से ज्यादा सक्रिय है। तो इस आधार पर अगर हम सक्रियता श्रेणी लगाएं तो हमको ये पता चल गया कि एल्युमिनियम सबसे ऊपर आएगा, जिंक नीचे आएगा। अब एल्युमिनियम सबसे ऊपर आ गया, जिंक नीचे आ गया। Fe और Cu के लिए हमको यही रिएक्शन Fe और Cu के साथ देखनी पड़ेगी। उसमें भी हमको रिएक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि एल्युमिनियम हमारा सबसे रिएक्टिव मेटल है। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में इसको लगाएंगे, बढ़ते बढ़ता क्रम ऊपर से नीचे है तो हमको ऊपर मिलेगा Al, उसके बाद Zn, फिर Fe और लास्ट में Cu। मतलब इन चारों में सबसे रिएक्टिव है एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe और लास्ट में Cu। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल से रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जरूर पता चला होगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में लगाते हैं जिन्हें धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इसको याद करने का तरीका पहले भी मैंने बताया, फिर बता रही हूँ। हमने एक ट्रिक लाइन दी है और हम उसके आधार पर इसको याद करते हैं। के से केदार, Na नाथ, का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़े। बेटा ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्मल में भी आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने आसपास जो भी मेटल देखते हैं, जो भी हमको धातुएं दिखती हैं, उसमें से कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। सोना चांदी हम रोज में पहनते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि सोना चांदी सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे हैं, इसलिए हमको पहनकर पानी में भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्युमिनियम के बर्तन हम अपने घर में यूज करते हैं और आप देखते हो एल्युमिनियम का पतीला हो, कुकर हो, उसके ऊपर एक काली लेयर जम जाती है क्योंकि वो हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है और बाद में जब हमको यूज करना होता है तो हमको उस लेयर को मांझकर साफ करना पड़ता है। जब हम साफ कर देते हैं तो नीचे ऊपर वाली गंदी लेयर हट जाती है और नीचे के एल्युमिनियम धातु की साफ लेयर फिर से दिखने लगती है। उसी प्रकार से आयरन, आपको मालूम है कि लोहे की बनी धातु को अगर हम पानी के पास, नमी के पास रख दें तो उसमें जंग लग जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि जंग रस्ट बना लेती है। उससे बचाने के लिए हमको उसको पेंट करना पड़ता है या किसी और धातु का लेप करना पड़ता है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ तक मैंने सिर्फ आपको अभी सक्रियता श्रेणी समझाई है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई व्यूज हैं, कोई पॉइंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको रिवर्ट बैक करके पूछ सकते हो। और जो मैं हर बार एंड में वीडियो में कहती हूँ, कोविड-19 के प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, SOPs को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है और आपस में दूरी बना के रखना है। थैंक यू।